हेलो बच्चों। तो आप लोगों का एक बार फिर से इंजीनियर्स जेनी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा अभी तक हमने 6 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं, जहां पर हमारा इलेक्ट्रिक वेल्डिंग और उसके साथ साथ इल्यूमिनेशन का चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुका है। और आई थिंक आपको वहां से कोई भी परेशानी अब नहीं होगी। आप जितने भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करें किसी भी बुक के, तो वो सारे क्वेश्चन आप अब सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक हीटिंग। कि इलेक्ट्रिक हीटिंग क्या है, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इसका पार्ट 1 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं बेटा कि आज के टेबल ऑफ कंटेंट में क्या है। तो आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इलेक्ट्रिक हीटिंग्स के क्या क्या टाइप्स हैं। उसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र के कितने मेथड्स होते हैं, कंडक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है, रेडिएशन क्या है, और उसके साथ साथ हम इलेक्ट्रिक हीटिंग के कुछ मेथड्स भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एक मोटिवेशनल कोट के साथ। क्या है? इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो इसलिए बेटा आप भी हमेशा इंतज़ार मत कीजिए, आप ट्राई कीजिए, आप कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो हमेशा प्लान बनाने से कुछ भी नहीं होगा, आपको उस प्लान को बना के उस पर एक्ट भी करना होता है। तो कोशिश करिए, नहीं तो कोशिश करने वाले जितना छोड़ देंगे ना, वही चीज़ें आपको मिलेंगी और हमेशा आप पछताते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि हीट इज़ ट्रांसफर्ड साइमल्टेनियसली बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। मतलब कि जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है साइमल्टेनियसली, एक साथ, कंडक्शन में भी, कन्वेक्शन से भी और रेडिएशन से भी, तो वो किस ऑप्शन में हो रही है। मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे है, कौन सा प्रोसेस ऐसा है जिसमें कि हीट ट्रांसफ़र इन तीनों मेथड्स या तीनों मोड से हो रहा है। पहला ऑप्शन है ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस, दूसरा है इनसाइड द बॉयलर, तीसरा है थ्रू द सरफेस ऑफ इंसुलेटेड पाइप कैरिंग स्टीम, चौथा अगर देखा जाए तो ये है फ्रॉम रेफ्रिजरेटर क्वाइल्स टू फ्रीज़र ऑफ द रेफ्रिजरेटर। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस बेटा यहाँ पे दिए गए हैं आपको। तो इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट का जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो इन तीनों मोड के द्वारा हो रहा है, कंडक्शन भी, कन्वेक्शन भी और रेडिएशन भी। तो इसको समझने से पहले हमें डिस्कस करना होगा कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं हीट ट्रांसफ़र के। तो हम सबसे पहले समझेंगे मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे आप जैसा कि इस पिक्चर में देख पा रहे हो यार कि नॉर्मली यहाँ पर कोई क्या कर रहा है, आग के ऊपर किसी लिक्विड को गर्म कर रहा है किसी भी कंटेनर में। तो यहाँ पे कंटेनर में लिक्विड को गर्म कर रहा है, या जैसे सपोज़ आप कोई चाय वगैरह बना रहे हैं, तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो यहाँ पे जैसे ही ये वाटर क्या हो रहा है, ये वाटर धीरे धीरे बॉयल हो रहा है। तो किसके कारण? इस हीट के कारण। यहाँ पे जो हीट आ रही है, इसी हीट के थ्रू आपका वाटर क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि इस जो लिक्विड है या जो भी यहाँ पे फ्लूइड हम यूज़ कर रहे हैं, इस फ्लूइड के अंदर कन्वेक्शन हो रहा है। आप देख सकते हो इस फ्लूइड के अंदर क्या हो रहा है, इस फ्लूइड के अंदर कन्वेक्शन हो रहा है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए कि ये क्या होगा, ये इसका सरफेस हीटअप होगा, और इस सरफेस के थ्रू अगर देखा जाए तो इसका जो मेटेलिक हैंडल है, ये मेटेलिक हैंडल भी इस कंटेनर का हीटअप हो जाएगा। तो ये जो हीट हो रही है ये कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही है। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए कि इस आग के कारण बाहर का जो इन्वायरमेंट है, वो इन्वायरमेंट भी आपका हीटअप हो जाता है। वो किसके कारण? वो इसके रेडिएशन के कारण हीटअप हो गया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि आग में भी हीट प्रोड्यूस हो रही है, किसके कारण हो रही है? रेडिएशन के कारण। उसके साथ साथ ये जो लिक्विड आपका हीटअप हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? कन्वेक्शन के कारण। और यहाँ पर जो भी हैंडल आपके कंटेनर का हीटअप हुआ है, ये किसके कारण हुआ है? ये हमेशा आपके कंडक्शन के कारण। तो हमें ये पता चल गया कि देयर आर 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो देयर आर लिख सकते हैं, देयर आर थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र के कितने मोड होते हैं बेटा? 3 मोड हो सकते हैं। सबसे पहला अगर देखा जाए तो इसको हम बोलते हैं कंडक्शन। पहला क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे कंडक्शन की। कंडक्शन है क्या?
तो नॉर्मली अगर कंडक्शन देखा जाए देन इट ऑकर्स ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर हीट इंट्रैक्शन। ये एक इंटरमॉलिक्यूलर हीट इंट्रैक्शन के द्वारा ऑकर होता है, और जो भी हीट के कैरियर हो सकते हैं वो या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे या इट मे बी ड्यू टू द लैटिस वाइब्रेशन। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंटरमॉलिक्यूलर हीट इंट्रैक्शन के कारण यहाँ पर ऑकर हो रहा है कंडक्शन। कंडक्शन में जो हीट कैरियर्स होते हैं वो या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं या ये लैटिस वाइब्रेशन के कारण भी हो सकता है। उसके साथ साथ अगर यहाँ पर हम देखें तो नॉर्मली अकॉर्डिंग टू फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन जो हीट फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली टेम्परेचर ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है, और हीट फ्लो मेनली डिपेंड करता है वो टेम्परेचर ग्रेडियंट पे ही डिपेंड करता है। तो क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे कंडक्शन में हम लिख सकते हैं यार कि इट ऑकर्स, कंडक्शन में इट ऑकर्स ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हीट इंटरैक्शन। ये किसके कारण ऑकर होता है बेटा? ये हमेशा इंटरमॉलिक्यूलर हीट इंट्रैक्शन के कारण ऑकर हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि इस कंटेनर के सरफेस को जब हम हीट अप कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक इंटरमॉलिक्यूलर हीट इंट्रैक्शन हो रहा है जिसके कारण हीट का ट्रांसफ़र इस हैंडल के भी होगा। जैसे कि कोई रॉड है, अगर लोहे की कोई रॉड है उसके एक एंड को आप गर्म करोगे तो आप देखोगे कि दूसरा एंड भी उसका क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। वो किसके कारण हो रहा है? वो केवल और केवल यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हो रहा है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हीट इंट्रैक्शन के कारण। और बेसिकली ये जो कैरियर्स होते हैं हीट के, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है या लैटिस वाइब्रेशन के भी कारण होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो कैरियर्स ऑफ हीट आर आइदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये कैरियर्स ऑफ हीट या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं या और इट मे बी ड्यू टू लैटिस वाइब्रेशन। बेटा मैं यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, इल्यूमिनेशन हो गया, चाहे आपके हीटिंग या वेल्डिंग हो गए, इन सारी चीज़ों को मैं बहुत ही कम्प्रिहेंसिव तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत कहीं से भी ना हो। इसीलिए मैंने स्पेशली इस बैच का नाम रखा है ऑल इन वन प्रैक्टिस बैच सीरीज़, जहाँ पे आप सारे कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन समझ रहे हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को आपको लाइटली नहीं लेना है। जब भी आपको पढ़ना है तो आपको हमेशा पेन पेपर के साथ ही पढ़ना है, और ये सारी चीज़ें आप नोट करोगे ना तो डेफिनेटली जब आप किसी एग्ज़ाम में जाओगे तो ये आपके लिए एक हैंडबुक की तरह काम करेगा, एक शॉर्ट नोट्स की तरह काम करेगा। आपको कोई चीज़ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कंडक्शन आपको समझ में आ गया होगा, ये इंटरमॉलिक्यूलर हीट इंट्रैक्शन के कारण ऑकर होता है। यहाँ पर अगर हीट के कैरियर देखे जाएँ तो या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं या ये लैटिस वाइब्रेशन के कारण हो सकता है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन एप्लीकेबल होता है। क्या कहता है फोरियर? अकॉर्डिंग टू फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो नॉर्मली जो हमारा हीट फ्लक्स होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है? दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये आपको ध्यान में रखना है। किसके प्रोपोर्शनल होगा बेटा? हीट फ्लक्स हमेशा टेम्परेचर ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो हीट फ्लो होता है दैट मेनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि कन्वेक्शन क्या है, सेकंड अगर देखा जाए तो यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है? ड्यू टू कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफ़र ड्यू टू कन्वेक्शन। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कन्वेक्शन क्या है, इसको समझेंगे बेटा कि कन्वेक्शन क्या है। ये भी एक हीट ट्रांसफ़र का मोड है, और नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये स्पेशली हीट ट्रांसफ़र जो है वो लिक्विड में होता है। तो कन्वेक्शन इज़ मोस्टली इन द फ्लूइड, इट मे बी अ लिक्विड और गैस। तो कन्वेक्शन बेसिकली कहाँ पे होगा? हीट ट्रांसफ़र मोस्टली फ्लूइड में होता है, और ये नॉर्मली आपके फ्लूइड का मतलब कि लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हीट ट्रांसफ़र बाय कन्वेक्शन मोस्टली इन फ्लूइड्स।
उसके साथ साथ अगर देखा जाए कि नॉर्मली जो कन्वेक्शन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, वो हमेशा फ्लूइड के अंदर बल्क मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के कारण होता है। मतलब जो भी हमारी फ्लूइड है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स के बल्क मूवमेंट के कारण हीट का ट्रांसफ़र होता है और यही क्या कहलाता है, कन्वेक्शन कहलाता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि इट इज़ हीट ट्रांसफ़र, it is heat transfer by bulk movement of molecules within fluids। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसा कि यहाँ पर जो भी आपके फ्लूइड्स हैं या लिक्विड हैं, इस लिक्विड के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। देन जैसे ही आपने इसको हीटअप किया, देन ये क्या करेगा, ये हीट एनर्जी को लेगा, जिसके कारण इनका जो मूवमेंट होगा वो काफ़ी तेज़ हो जाएगा और इनके बल्क मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के कारण जो होगा हीट ट्रांसफ़र होने लगता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पर जो भी हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है within the molecules from one molecules to another or due to the bulk movement of molecules, यही आपका कन्वेक्शन कहलाता है। तो it is heat transfer by the bulk movement of molecules within fluids। और अगर देखा जाए तो नॉर्मली it is dealt with Newton's law of cooling, Newton's law of कूलिंग। मतलब अगर देखा जाए कि कंडक्शन में कौन सा लॉ लग रहा है, फोरियर लॉ। अगर दूसरी बात करें कि कन्वेक्शन में कौन सा लॉ है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। यहाँ पर अगर जो देखा जाए हीट इज बेसिकली ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन मोस्टली इन फ्लूइड्स क्या हो सकते हैं, आपके लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके, एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो हीट ट्रांसफ़र इन ट्रांसफॉर्मर, हीट ट्रांसफ़र इन ट्रांसफॉर्मर ऑयल इज़ ड्यू टू कन्वेक्शन। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल कि जो भी ट्रांसफार्मर ऑयल में हीट का ट्रांसफ़र होता है वाइंडिंग से ट्रांसफार्मर ऑयल, वो किसके कारण होता है, वो हमेशा ड्यू टू कन्वेक्शन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मली जो हीट ट्रांसफ़र ट्रांसफार्मर ऑयल में होता है दैट इज़ ड्यू टू ट्रांसफार्मर ऑयल, दैट इज़ ड्यू टू, यहाँ पे ऑयल सही से लिख देते हैं यार, ट्रांसफार्मर ऑयल किसके कारण होता है, वो हमेशा कन्वेक्शन के कारण होता है। या एग्जांपल एक और है, ये आपका पहला एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ़ के टुकड़े का पिघलना भी क्या है, एक कन्वेक्शन है जिसके कारण आपका बर्फ़ क्या हो रहा है, पिघल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं यार कि कन्वेक्शन बेसिकली क्या है, इट इज़ द हीट ट्रांसफ़र बाय द बल्क मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये इट डील्स विद द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। नॉर्मली अगर देखा जाए कि इट इज़ मोस्टली हैपेंस इन फ्लूइड्स, और उसके साथ साथ एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल में हीट ट्रांसफ़र वो हमेशा कन्वेक्शन के कारण होता है। मेल्टिंग ऑफ आइस, इसमें भी हीट का ट्रांसफ़र कन्वेक्शन के कारण ही हो रहा है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। मतलब जब भी आप पानी गर्म करते हो तो पानी का गर्म होना वो किसके कारण हो रहा है, कन्वेक्शन के कारण। और अगर आप देख सकते हो कि आप जिस कंटेनर में पानी को गर्म कर रहे हो उस कंटेनर के हैंडल वगैरह भी गर्म हो जा रहा है, वो किसके कारण हो रहा है, वो हमेशा लेटिस वाइब्रेशंस या जो भी इंट्रैक्शन मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन हो रहा है उसके कारण हो रहा है। तो इसको हम कंडक्शन कहते हैं। एक रॉड को गर्म करोगे एक एंड पे और दूसरा एंड भी गर्म हो जाता है तो ये हमेशा कंडक्शन कहलाएगा। पानी को आप गर्म कर रहे हो तो ओवरऑल पूरा वाटर गर्म हो रहा है तो ये हमेशा कन्वेक्शन कहलाएगा। और थर्ड हम डिस्कस करने वाले हैं रेडिएशन, कि रेडिएशन क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा। और इसमें हम क्या करते हैं कि नॉर्मली हमेशा जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो एक हाई टेम्परेचर सरफेस से लो टेम्परेचर सरफेस पे होता है एंड विदाउट हीटिंग द मीडियम बिटवीन दीज सरफेसेस। यही प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा, रेडिएशन। तो नॉर्मली जो हीट ट्रांसफ़र रेडिएशन के थ्रू अगर हो रहा है तो उसमें जो मीडियम होता है उस मीडियम को बिना हीट किए हुए हम एक सरफेस से दूसरे सरफेस में हीट का ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यार यहाँ पर ये रेडिएशन हो रहा है,
मतलब यहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है दूसरे हमेशा लोअर टेम्परेचर सरफेस की तरफ विदाउट हीटिंग द मीडियम, दैट इज़ कॉल्ड एज रेडिएशन। तो ये तीनों तरह के हीट ट्रांसफ़र हैं, कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि यार पानी आप किसी भी कंटेनर में गर्म कर रहे हो तो इसमें कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं, तो इसमें सारे प्रोसेस हो रहे हैं यार, कन्वेक्शन भी है, कंडक्शन भी है और रेडिएशन भी है। तो रेडिएशन को हम डिस्कस करते हैं क्या है। इट इज़ डिफाइंड as the heat flow from a surface of higher temperature to a surface at lower temperature, higher temperature to a surface at lower temperature without heating the medium between these surfaces, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेडिएशन क्या है या रेडिएशन में हम क्या करते हैं कि जो हाई टेम्परेचर सरफेस है वहाँ से हम हीट का ट्रांसफ़र लो टेम्परेचर सरफेस की तरफ करते हैं बिना उसके बीच के मीडियम को हीट किए हुए, दैट इज़ कॉल्ड एज रेडिएशन। और रेडिएशन में अगर देखा जाए तो स्टीफेंस बोल्टमैन लॉ यूज़ होता है और नॉर्मली ये क्या कहता है कि Q इज़ प्रोपोर्शनल टू T⁴। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि इसमें कौन सा जो है रूल यूज़ होता है, स्टीफेंस बोल्टमैन लॉ का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे Q बराबर सिग्मा T⁴ यूज़ होता है। यही क्या है आपका स्टीफेंस लॉ है, स्टीफेंस बोल्टमैन लॉ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तीन तरह के हीट ट्रांसफ़र के मोड हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन क्या है बेटा, ये बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर हीट इंटरेक्शन के कारण ऑकर होता है। यहाँ पे जो हीट के कैरियर्स होते हैं या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं या ये लैटिस वाइब्रेशन के कारण हो सकता है। ये फोरियर लॉ के अकॉर्डिंग होता है और यहाँ पर जो हीट फ्लक्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट के। दूसरा कन्वेक्शन हमने डिस्कस किया कि इसमें जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो हमेशा मॉलिक्यूल के बल्क मूवमेंट के कारण होता है विद इन द फ्लूइड, और ये नॉर्मली डील करता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से। और हीट जो ट्रांसफ़र हो रही है बाय कन्वेक्शन वो मोस्टली फ्लूइड में होती है, चाहे वो गैसेस होंगे या आपके लिक्विड्स हो सकते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर ऑयल में हीट का जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो हमेशा कन्वेक्शन के थ्रू होता है। आइस की मेल्टिंग हमेशा जो है वो किससे थ्रू होगी, कन्वेक्शन के थ्रू। एक और चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फ्लूइड हो रहा है ये फ्लूइड हीटअप कैसे हुआ, कन्वेक्शन के थ्रू। लेकिन इस फ्लूइड से भी आपका ये, जैसे कि कोई गर्म पानी आप किसी ग्लास में अगर रखते हो तो वो ग्लास भी क्या हो जाता है, हीटअप हो जाता है। तो ग्लास का सरफेस जो हीटअप हुआ वो कंडक्शन के थ्रू हुआ। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जो भी अंदर लिक्विड, हॉट लिक्विड है, उसके कारण जो भी कंटेनर गर्म हो रहा है तो वो गर्म कंटेनर इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ कंडक्शन ओनली। और अगर हम बात करें कि नॉर्मली उस रेडिएशन का मतलब है कि कोई भी आप जैसे आग जला रहे हो, देन आप आग जला के ठंड के मौसम में क्या करते हैं लोग, अलाव जलाते हैं। तो अलाव जला रहे हो देन वहाँ पे जो हीट आ रही है वो हीट किसके थ्रू आ रही है, वो आपके रेडिएशन और कन्वेक्शन दोनों के थ्रू आ रही है। जहाँ पे आप देखोगे कि वो एटमॉस्फेयर भी हीटअप होता है और उसके साथ साथ अगर देखें तो उस अलाव के अंदर जो हीटिंग है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो क्या कर रहा है, रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ आप तीन तरीके से, रेडिएशन में नॉर्मली क्या होता है कि विदाउट हीटिंग द मीडियम बिटवीन द सर्फेसेस वी कैन ट्रांसफर द हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर सरफेस टू द लोअर टेम्परेचर सरफेस। तो ये तीन तरह के मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हो सकते हैं जो कि आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब हम आते हैं अपने एक्चुअल क्वेश्चन पे यार कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा मेथड कौन सा है इसमें चार ऑप्शन में जिसमें हीट ट्रांसफर हम कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों से कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस, यहाँ पे आप कौन सा हीट ट्रांसफर, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बताइए, ये कन्वेक्शन के कारण होता है। तो ये तो आपका कंप्लीट नहीं है, इसमें केवल कन्वेक्शन है। इनसाइड द बॉयलर, बॉयलर के अंदर अगर देखा जाए बेटा तो बॉयलर फर्नेस के अंदर अगर आप कभी भी देखोगे तो जब भी कोई कंबशन आप करते हो फर्नेस में, तो फर्नेस में कंबशन
के बाद हीट रिलीज होती है। और जो स्टीम बॉयलर होते हैं वो इस तरह से डिज़ाइन होते हैं कि ये मैक्सिमम हीट को अपने सरफेस पे क्या करें, एब्जॉर्ब करें, या जो भी हीट रिलीज हो रही है फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ कंबशन, उस हीट को ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और नॉर्मली अगर देखा जाए कि जो स्टीम बॉयलर है उसमें हीट का ट्रांसफ़र रेडिएशन के थ्रू भी होता है, कन्वेक्शन और कंडक्शन के थ्रू भी होता है। तो इनसाइड द बॉयलर फर्नेस जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों के कारण होता है। अब बात आती है कि ठीक है सर, आप बताइए कहाँ पर कंडक्शन हो रहा है, कहाँ पे रेडिएशन हो रहा है, कहाँ पे कन्वेक्शन हो रहा है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए कि जो फर्नेस एरिया में हीटिंग सरफेस होता है वो मेनली जो हीट गेन करता है वो हमेशा रेडिएशन के थ्रू गेन करता है। तो जो भी फर्नेस एरिया है उसमें अगर जो हीटिंग सरफेस है वो मेनली जो रिसीव करता है हीट वो हमेशा रेडिएशन के कारण रिसीव करता है। और उसके अलावा अगर देखा जाए कि स्टीम बॉयलर में कन्वेक्शन के थ्रू भी, जैसे कि जो आपके हॉट फ्लू गैसेस हैं उनके कारण भी एनर्जी आती है आपके हीट सरफेस पे, वो ड्यू टू द कन्वेक्शन प्रोसेस आती है। और अगर देखा जाए कि जो हीट रिसीव होती है फ्रॉम द हीटिंग सरफेस वो मेटल के थ्रू भी ट्रैवल करके वहाँ पहुँचती है, तो ये कंडक्शन है। तो मेटल के थ्रू ट्रैवल करके हीट सरफेस पे पहुँच रही है बॉयलर के, देन ये आपका कंडक्शन है। फ्लू गैसेस से आपके कन्वेक्शन के थ्रू हीट स्टीम बॉयलर में आ रही है, ये आपके कन्वेक्शन प्रोसेस हैं। और मेनली अगर देखा जाए तो यहाँ रेडिएशन के थ्रू जो है वो आपके हीटिंग सरफेस पे आ रही है जो हीट, ये आपका रेडिएशन है। तो यहाँ पर तीनों तरह का आपका प्रोसेस हो रहा है। फ्लू गैसेस से कन्वेक्शन हो रहा है, उसके साथ साथ मेटल से हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है टू द हीट सरफेस, कंडक्शन हो रहा है, और मेनली जो हो रहा है वो रेडिएशन हो रहा है। तो आंसर क्या है, इनसाइड बॉयलर फर्नेस। बॉयलर फर्नेस के अंदर आप देखोगे कि तीनों तरह का हीट ट्रांसफ़र होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। थ्रू द सरफेस ऑफ इंसुलेटेड पाइप कैरिंग स्टीम, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कंडक्शन हो रहा है, मतलब कोई भी पाइप आपकी स्टीम कैरी कर रही है और स्टीम का टेम्परेचर ज़्यादा है तो हीट का ट्रांसफ़र उसके सरफेस पे भी हो जाएगा। ये किसके कारण, ड्यू टू स्टीम के अंदर क्या है, स्टीम के अंदर तो कन्वेक्शन है, बट जैसे ही स्टीम से आपकी पाइप हीट अप हो रही है दैट फिनोमिना इज कंडक्शन ओनली। तो ये कंडक्शन के कारण हो रहा है। क्लियर है? तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। कंडक्शन किसके कारण होगा, ड्यू टू द लैटिस वाइब्रेशन या इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के कारण। दूसरा कन्वेक्शन किसके कारण, नॉर्मली फ्लूइड में होता है और ये बल्क मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के कारण होता है। और रेडिएशन किसके कारण होता है, विदाउट हीटिंग द एक्चुअल मीडियम बिटवीन दीज टू सरफेसेस ऑफ हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम हायर सरफेस टेम्परेचर टू द लोअर सरफेस टेम्परेचर। तो ये आपका रेडिएशन है। चलिए, तो यहाँ पे ये चीज़ें हमारी हो गई हैं। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, इसको समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। इनमें से कौन सा हाई हीटिंग फ्रीक्वेंसी का या हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग का एग्जाम्पल है। तो पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग, कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग के कितने डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं या कितने मेथड्स हैं। तो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो आइए देखते हैं मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल हीटिंग में अगर देखा जाए बेटा तो दो तरह के मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड्स अगर देखा जाए तो इसको हम बोलते हैं पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग। पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग। एक बार अच्छे से आप पढ़ लेंगे और नोट्स बना लेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और दूसरी बार जब इनको पढ़ेंगे तो बहुत कम समय में आप इसको कर पाएंगे यार। दूसरा अगर देखा जाए तो इसको हम बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। तो दो तरह की इलेक्ट्रिक हीटिंग है। पहला जिसको हम बोलते हैं पावर फ्रीक्वेंसी, नॉर्मली 50 हर्ट्ज़ पे करते हैं, और दूसरा अगर देखा जाए तो हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग है। ये नॉर्मली आप देखोगे तो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज पर करते हो। तो अगर आपके पावर फ्रीक्वेंसी रेंज में है तो इसको हम पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग बोलेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी में है देन हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग कहते हैं। पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया है। पहला जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस हीटिंग। रेजिस्टेंस हीटिंग मतलब यहाँ पर जो मटेरियल आपको हीटअप करना होता है तो उसको एज ए रेजिस्टेंस आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपके डायरेक्ट भी हो सकते हैं या इनडायरेक्टली भी आप मटेरियल को हीट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हाई रेजिस्टिव मटेरियल। तो ये रेजिस्टेंस हीटिंग हो गई। और दूसरा अगर देखा जाए तो आप आर्क प्रोड्यूस करके भी किसी मटेरियल को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हीट कर सकते हैं। तो सेकंड अगर देखा जाए तो ये है आपकी आर्क हीटिंग।
आर्क हीटिंग। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो गई आपकी, रेजिस्टेंस हीटिंग और आर्क हीटिंग। ये नॉर्मली अगर देखा जाए तो 50 हर्ट्ज की सप्लाई पे होती है, इसलिए इसको हम पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग भी कहते हैं। रेजिस्टेंस हीटिंग दो तरह की हो सकती है आपकी, डायरेक्ट हो सकती हैं, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, और दूसरा अगर देखा जाए तो वो आपकी है इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। आर्क हीटिंग में भी दो तरीके के हैं। पहला अगर देखा जाए तो डायरेक्ट आर्क हीटिंग है, डायरेक्ट आर्क हीटिंग, और सेकंड अगर देखें तो इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग, इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग। तो बेटा ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी कि रेजिस्टेंस हीटिंग दो तरह की है, इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आर्क हीटिंग भी दो तरीके की हो गई, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और यही आपकी पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग है। दूसरा हम हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग में आते हैं यार। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दो तरह की हीटिंग है। पहला जिसको हम बोलते हैं इंडक्शन हीटिंग, फर्स्ट अगर हम बात करें इसको हम बोलते हैं इंडक्शन हीटिंग, और सेकंड अगर देखा जाए तो इसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग। तो हम हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, कौन कौन से, इंडक्शन हीटिंग और डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग। ये दोनों हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग के एग्जाम्पल हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए इंडक्शन हीटिंग में भी, तो इसमें हम दो तरीके की हीटिंग इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट कोर टाइप पहला यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट कोर टाइप, और दूसरा अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम कोरलेस टाइप इंडक्शन हीटिंग कर सकते हैं, कोरलेस टाइप। तो ये कंप्लीट डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग है यार, जहाँ पर दो तरह की हीटिंग होती है, पावर फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी। जब मैं दो बार तीन बार किसी चीज़ को रिवाइज़ करूँ तो आप भी साथ साथ रिवाइज़ करिए, बिकॉज ये चीज़ें फिर आपको याद रहने वाली होती हैं, और ये चीज़ें आपको फिर याद करनी भी होती हैं, और दो तीन बार रिविज़न कर लोगे यार तो डेफिनेटली याद हो जाएगा। पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग जो 50 हर्ट्ज पे है, हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग, पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग दो तरीके की, रेजिस्टेंस हीटिंग, आर्क हीटिंग, ये दो तरीके के होते हैं दोनों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग इंडक्शन है और डाइलेक्ट्रिक है। इंडक्शन में डायरेक्ट कोर टाइप है और कोरलेस टाइप भी है। चलिए अब यहां पर हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। तो हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग की बात कर रहा है तो दो ही तरह की हीटिंग है, या तो आपकी डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग हो जाएगी, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग, ये आपके हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग है, एंड इंडक्शन हीटिंग, यही आपके दो तरीके के हैं। इंडक्शन में भी अगर देखा जाए तो एडी करंट हीटिंग भी बोलते हैं उसको, तो इंडक्शन हीटिंग, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, एडी करंट हीटिंग। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एडी करंट हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग के एग्जाम्पल हैं। रेजिस्टेंस हीटिंग ये किसका एग्जाम्पल है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग। दूसरा आर्क हीटिंग, ये भी एग्जाम्पल क्या है, पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग का। इंडक्शन हीटिंग जो है वो किसका एग्जाम्पल है यार, यही आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग का एग्जाम्पल है। तो जैसा कि आप देख रहे हो क्वेश्चन के थ्रू ही मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ यार। तो हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग के एग्जाम्पल कौन होंगे, इंडक्शन, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग, और पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग के एग्जाम्पल कौन है, रेजिस्टेंस हीटिंग और आर्क हीटिंग। तो चलिए आते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है यार कि डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग इज यूज्ड इन। नॉर्मली जो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग होती है वो किस में हम इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोड बॉयलर, साल्ट बाथ फर्नेस, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, या ऑल ऑफ दीज, इन सारे में। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ चीज़ें समझते हैं यार कि जो पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग में रेजिस्टेंस हीटिंग क्या है और इसके कितने टाइप्स हो सकते हैं। तो हम डिस्कस करने वाले हैं रेजिस्टेंस हीटिंग। रेजिस्टेंस हीटिंग जैसा कि हमने आपको बता दिया कि दो तरीके के होते हैं। पहला जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। क्या है डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग बेटा, इसको हम समझते हैं। नॉर्मली जिस मटेरियल को आपको हीट करना होता है उसी को हम रेजिस्टेंस की तरह वॉक कराते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि द मटेरियल टू बी हीटेड वर्क्स एज रेजिस्टेंस,
यहाँ पे जिस मटेरियल को आपको क्या करना है, हीट करना है, उसी को हम क्या करेंगे, एज अ रेजिस्टेंस वर्क करा देते हैं। तो ये डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का एग्जांपल है, बिकॉज जो भी मटेरियल आपको हीट करना है डायरेक्टली वो आप किसकी तरह वर्क करा रहे हो, एज अ रेजिस्टेंस। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग बोलेंगे। जैसे कि आप नॉर्मली वाटर हीटिंग में इस्तेमाल करते हो इमर्शन रॉड, ये भी एक एग्जांपल है डायरेक्ट हीटिंग का। इलेक्ट्रोड बॉयलर में जिसमें कि आप वाटर को हीट करते हो, वो भी एग्जांपल है क्या, डायरेक्ट हीटिंग का। उसके साथ साथ अगर देखा जाए कि नॉर्मली स्टील के हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में आप साल्ट बाथ फर्नेसेस का इस्तेमाल करते हो, तो ये सारे के सारे डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग के एग्जांपल हैं, जहाँ पे जो मटेरियल हमें हीट करना होता है उसको हम एज अ रेजिस्टेंस की तरह यूज़ करते हैं। तो कहाँ पे यूज़ होगा बेटा, इट इज़ यूज्ड इन, कहाँ पे यूज़ होगा, इट इज़ यूज्ड इन वाटर हीटिंग, वाटर हीटिंग, it is used in इलेक्ट्रोड बॉयलर। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोड बॉयलर किस में, फॉर हीटिंग वाटर। इलेक्ट्रोड बॉयलर का इस्तेमाल आप वाटर को हीट करने के लिए यूज़ करते हैं। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए, इट इज़ यूज्ड इन साल्ट बाथ फर्नेस फॉर हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील और अदर लाइट मेटल। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में हम जो भी मटेरियल हीट करते हैं उसको हम रेजिस्टेंस की तरह वर्क कराते हैं। नॉर्मली वो वाटर हीटिंग में इस्तेमाल होता है, जैसे इमर्शन रॉड। उसके साथ साथ गीज़र वगैरह आप देख सकते हैं, जहाँ पे हम प्रेशर या नॉन प्रेशर गीज़र का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली इसको इलेक्ट्रोड बॉयलर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर वाटर हीटिंग, एज वेल एज इट इज़ यूज्ड इन साल्ट बाथ फर्नेसेस फॉर हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील और अदर लाइट मेटल्स। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं कि ये इमर्शन रॉड है, ये आपके इमर्शन रॉड है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो इसका इस्तेमाल हम वाटर हीटिंग के लिए करते हैं, इमर्शन रॉड का। और इसमें अगर आप देखें इमर्शन रॉड के अंदर, तो बेसिकली ये क्रोम प्लेटेड ब्रास पाइप होती हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये आपके क्या हैं, ये एक ब्रास पाइप होती है जिसमें हमने क्या किया है, क्रोम को कोट कर दिया है। तो इसीलिए हमने इसको नाम दिया क्या है, क्रोम प्लेटेड ब्रास पाइप होती है। और इसी के अंदर हमने हीटिंग एलिमेंट को प्लेस्ड कर दिया है, और हीटिंग एलिमेंट के ऊपर हमने इंसुलेशन प्रोवाइड कर दिया है ताकि ये इस पाइप के थ्रू कांटेक्ट में ना आएँ। और ये काफ़ी चीप भी होते हैं और पोर्टेबल भी होते हैं। तो बेसिकली आप देखोगे कि ठंड के मौसम में आप इमर्शन रॉड का इस्तेमाल करते हो नॉर्मली पानी को गर्म करने के लिए, तो वाटर हीटिंग के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम इमर्शन वाटर हीटर भी बोलते हैं या इमर्शन रॉड भी बोलते हैं। तो अगर देखा जाए इमर्शन रॉड में क्या होता है, इट इज़ मेड ऑफ क्रोम प्लेटेड brass pipe in which heating element is placed and an insulation is provided around the element so it cannot come into contact to pipe। अगर देखा जाए तो ये काफ़ी क्या होता है, चीप होता है। और उसके साथ साथ अगर देखें तो ये पोर्टेबल भी होता है। दैट मीन्स इसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से हम ले भी जा सकते हैं। तो नॉर्मली इमर्शन रॉड अगर देखा जाए तो क्रोम प्लेटेड ब्रास पाइप होती है जिसके अंदर हम हीटिंग एलिमेंट को प्लेस्ड कर देते हैं और उसके अराउंड एक इंसुलेशन लगा देते हैं ताकि ये इस पाइप के कॉन्टैक्ट में ना आए। तो इसीलिए अगर देखा जाए कि नॉर्मली जब आप इंडक्शन रॉड किसी भी बाल्टी वगैरह में पानी गर्म करने के लिए डाल देते हो तो आप डायरेक्टली हाथ वहाँ पर लगा सकते हो अंदर पानी में,
आपको कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। बशर्ते अगर देखा जाए कि लोग डरते हैं, लेकिन कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि उसके अंदर अगर देखा जाए कि रॉड के अंदर जो एलिमेंट होता है वो प्रॉपर इंसुलेटेड होता है और वो उस पाइप के कांटेक्ट में नहीं होता है। क्लियर है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नॉर्मली कुछ ऐसे फॉल्ट आ जाते हैं जहाँ पर ये इंसुलेशन डैमेज हो जाता है, और जैसे ही डैमेज होगा तो ये आपके एलिमेंट्स उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं। और ये भी हो सकता है कि अगर किसी ने वो बाल्टी टच की, अगर मेटालिक बॉडी उसकी है या कोई पानी टच किया, देन उसकी डेथ भी हो सकती है या शॉक भी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट दूसरा अगर देखें तो यहाँ पर ये आपका क्या है, साल्ट बाथ फर्नेस है, साल्ट बाथ फर्नेस। तो नॉर्मली साल्ट बाथ फर्नेस का हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं, स्टील वगैरह या लाइट मेटल के हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए करते हैं। तो ये हीट ट्रीटमेंट में यूज़ हो रहा है आपका साल्ट बाथ फर्नेस। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये हमारा क्या है, दिस इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड बॉयलर। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड बॉयलर। ये यूज़ होता है आपके वाटर हीट ट्रीटमेंट में। तो नॉर्मली अगर देखा जाए कि जब भी वाटर हीटिंग करनी होती है तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रोड बॉयलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टील के हीट ट्रीटमेंट के लिए साल्ट बाथ फर्नेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, और नॉर्मल जो डोमेस्टिक लेवल पे वाटर हीटिंग करनी है वहाँ पर हम इमर्शन रॉड का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आप यहाँ पर बेसिकली यूज़ कर सकते हैं सेल्फ कंटेन्ड वाटर हीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो इंस्टेंट गीज़र होते हैं, इंस्टेंट गीज़र होते हैं यार, जहाँ पर अगर देखा जाए कि आपको हॉट वाटर की रिक्वायरमेंट केवल एक सर्विस पॉइंट पे है तो आप यूज़ कर सकते हैं इंस्टेंट गीज़र या नॉन प्रेशर टाइप। इसी को हम बोलते हैं नॉन प्रेशर टाइप वाटर हीटर। क्या बोला जाता है, नॉन प्रेशर टाइप वाटर हीटर, या इसी को हम कहते हैं इंस्टेंट गीज़र। ये कहाँ यूज़ होते हैं, व्हेन हॉट वाटर इज़ रिक्वायर्ड ओनली एट वन सर्विस पॉइंट। तो जहाँ पे आपको हॉट वाटर की रिक्वायरमेंट केवल एक सर्विस पॉइंट पे है, ये देखिएगा ध्यान से कि जहाँ पे आपको हॉट वाटर की रिक्वायरमेंट केवल एक ही सर्विस पॉइंट पे है तो वहाँ पे आप इंस्टेंट गीज़र या नॉन प्रेशर टाइप वाटर की हीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेशर टाइप भी वाटर हीटर आते हैं जहाँ पे स्टोरेज गीज़र होते हैं या सिस्टर्न टाइप हीटर होते हैं। नॉर्मली जब भी आपको वाटर की रिक्वायरमेंट जो है मोर देन 1 पॉइंट होती है तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो प्रेशर टाइप वाटर हीटर या स्टोरेज गीज़र। तो डोमेस्टिक वाटर हीटर आपके इमर्शन रॉड्स भी हो सकते हैं और उसके साथ साथ सेल्फ कंटेन वाटर हीटर भी हो सकते हैं, गीज़र वगैरह। और ये गीज़र आपके वाटर स्टोरेज टाइप भी हो सकते हैं या इंस्टेंट भी हो सकते हैं। क्लियर है। तो आई थिंक यहाँ पे आपको कंप्लीट समझ में आया होगा कि यार डायरेक्ट हीटिंग क्या है। तो डायरेक्ट हीटिंग में जो मटेरियल आपको हीट करना है उसी को आप एज अ रेजिस्टेंस वर्क करा देते हो, वाटर हीटिंग में इस्तेमाल होगा, इलेक्ट्रोड बॉयलर में यूज़ होगा, और उसके साथ साथ साल्ट बाथ फर्नेस में इस्तेमाल होता है जहाँ पर हम स्टील की हीट ट्रीटमेंट करते हैं। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट दूसरा, अगर जैसा कि आप यहाँ पे तस्वीर देख पा रहे हो यार, ये नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो क्रेमेशन वगैरह में जो शवगृह होते हैं वहाँ पे शवदाह करना होता है, जो भी आपके शव कॉप्स वगैरह होते हैं उनको जलाना होता है। तो उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक क्रीमेशन हाउस में अगर देखा जाए तो नॉर्मली हम इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग करते हैं। तो सेकेंड मेथड अगर देखा जाए तो हमारा क्या है, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। और ये यार अभी इस टाइम में प्रेजेंटली अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा फेमस भी हो चुका था, जैसा कि योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर में एक इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम बनाया था, जहाँ पर आप देखेंगे कि रवि किशन जी का भाषण भी आपने सुना होगा कि यार इसमें जलने में बहुत मज़ा आता है, तुरंत आदमी जल जाता है और एक साइड से आप डालो उधर सीधे हर हर महादेव। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आप बेसिकली अगर देखा जाए तो ये आपके क्रीमेशन वगैरह में यूज़ होता है इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। तो आपसे अगर पूछा जाए कि क्रीमेशन में यूज़ होने वाला जो हीटिंग मेथड है वो कौन सा है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि यार बहुत हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है तो आर्क फर्नेस लगा दें या कुछ ऐसा करें, नहीं। यहाँ पर हम हमेशा इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये कहाँ पे यूज़ होगा बेटा, क्रीमेशन वगैरह में यूज़ होगा। और अगर हम बात करें कि क्या है इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम क्या करते हैं कि एक हाई रेजिस्टेंस वायर के थ्रू करंट को
पास करते हैं, जिसके कारण बहुत हाई हीट प्रोड्यूस होती है, और इसी हीट को हम रेडिएशन या कन्वेक्शन के थ्रू जो भी हमारा चार्ज है, जो भी हमारा मटेरियल है, उसको गर्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या हीटअप करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या जलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट हीटिंग में क्या होता है, द करंट इज पास्ड through a wire of high resistance produces heat, and this heat is transferred to the charge। जो मटेरियल आपको हीटअप करना है उसको हम यहाँ पे चार्ज बोलते हैं। देन हीट इज ट्रांसफर्ड टू द चार्ज either by convection or radiation। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनडायरेक्ट हीटिंग में बोथ सप्लाई कैन बी यूज्ड, both type of supply can be used। और अगर देखा जाए एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, क्रीमेशन वगैरह में, जो क्रीमेशन फर्नेस होती हैं, क्रीमेशन फर्नेस में हम यूज़ कर सकते हैं इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, या रेजिस्टेंस ओवन में भी हम इस्तेमाल करते हैं किसका, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का। तो बेटा ये आपके क्या हो गए, दोनों एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग नॉर्मली जो क्रीमेशन फर्नेस होती है उसमें इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ साथ रेजिस्टेंस ओवन में भी हम इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके क्रीमेशन फर्नेस है, क्रीमेशन फर्नेस, और दूसरा यहाँ पे देख सकते हो आप, ये आपका रेजिस्टेंस ओवन है। क्लियर है। तो यहाँ पे अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो ये दोनों आपको पता चल गए होंगे कि जो रेजिस्टेंस हीटिंग होती है वो दो तरह की होती है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में हम इनडायरेक्टली हाई रेजिस्टेंस के थ्रू करंट को पास कराते हैं और हीट को प्रोड्यूस करते हैं, एंड दिस इज हीट इज ट्रांसफर्ड आइदर बाय कन्वेक्शन और रेडिएशन टू हीट द चार्ज। जबकि डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में हम क्या करते हैं, जो मटेरियल हमें हीटअप करना होता है हम उसी को रेजिस्टेंस की तरह वर्क कराते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग किस में यूज़ होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रोड बॉयलर, सही है, साल्ट बाथ फर्नेस सही है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग ये भी सही है। नॉर्मली जब आप रेजिस्टेंस वेल्डिंग करते हो तो उसमें भी आप डायरेक्टली जो करंट है उस रेजिस्टेंस के थ्रू पास करते हो, तो ये आपके रेजिस्टेंस वेल्डिंग में भी हम डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का ही इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। क्लियर है बेटा, यहाँ पे कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि रेजिस्टेंस हीटिंग क्या है, ये दो तरह की हैं, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग और इनडायरेक्ट। वाटर हीटिंग एक एग्जांपल है डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का। इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में अगर देखा जाए तो आपके क्या क्या हैं, जो क्रीमेशन फर्नेस है या रेजिस्टेंस ओवन है, ये क्या है आपके इनडायरेक्ट। जैसे रेजिस्टेंस ओवन में आप देख सकते हो कि नॉर्मली एक हाई रेजिस्टिव मटेरियल होता है जिसके थ्रू हम करंट पास करा के हीट को प्रोड्यूस करते हैं, और बेसिकली जो भी आप पिज़्ज़ा वगैरह या बर्गर वगैरह जिसको भी आप गर्म करना चाहते हो वहाँ पर अंदर रखोगे तो वो रेडिएशन या कन्वेक्शन के थ्रू क्या हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं, तो इसको हम इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग बोलते हैं। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्नेसेस यूज्ड फॉर क्रीमेशन यूज़, जो फर्नेसेस हम क्रीमेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं वो कौन से होते हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो उसमें कौन से मेथड का इस्तेमाल करते हैं हीटिंग का, तो उसमें बेटा हम रेजिस्टेंस हीटिंग का ही इस्तेमाल करते हैं। और बेसिकली कौन सी रेजिस्टेंस हीटिंग, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का हम यूज़ करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बेसिकली जो भी आप क्रीमेशन फर्नेस का इस्तेमाल करते हो उसमें कौन से मेथड का यूज़ करोगे, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का। इंडक्शन हीटिंग नहीं है, एडी करंट हीटिंग नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर बेटा ए हो जाएगा, रेजिस्टेंस हीटिंग। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं यार, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ हीटिंग एलिमेंट। नॉर्मली जो आप रेजिस्टेंस हीटिंग कर रहे हैं तो उसमें जो भी एलिमेंट आप यूज़ करते हैं उस एलिमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए।
तो यार जो हीटिंग एलिमेंट हम यूज़ करते हैं वो बेसिकली निकल, क्रोमियम या आयरन के एलॉय होते हैं, जिनको हम नाइक्रोम वगैरह भी कह सकते हैं या ग्रेफाइट भी यूज़ करते हैं जब आप हाई टेम्परेचर पे जाते हैं, जहाँ पे लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मटेरियल्स आपके नाइक्रोम हो सकते हैं और उसके साथ साथ ग्रेफाइट हो सकते हैं। लेकिन बात आती है कि इन हीटिंग जो एलिमेंट्स हैं इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो अगर इनके प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहले इनका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। तो अगर हम इनके प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ में अगर देखा जाए तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ हम देखें तो इनकी जो रजिस्टिविटी है वो हाई होनी चाहिए। तो इट मस्ट हैव हाई रजिस्टिविटी, इनकी रजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, हाई। दूसरा अगर देखा जाए कि इनके मेल्टिंग पॉइंट, हाई हीट आपको प्रोड्यूस करना है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए, हाई। जैसे आप नाइक्रोम देख सकते हैं तो नाइक्रोम का मेल्टिंग पॉइंट लगभग 1400 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हाई है। ग्रेफाइट वगैरह आप देख सकते हैं तो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप इसको ऑपरेट करते हैं, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। इट मस्ट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए बेटा, हाई होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो हाई रजिस्टिविटी होनी चाहिए ताकि रेजिस्टेंस हाई हो, हीट हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें, मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। तीसरा अगर देखा जाए तो ऑक्सीडेशन से ये सारे फ्री होने चाहिए। तो नाइक्रोम हम बेसिकली यूज़ करते हैं, दिस इज़ द बेस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर हीटिंग एलिमेंट। और ये नाइक्रोम में अगर देखा जाए तो नॉर्मली जो ऑक्सीडेशंस वगैरह होते हैं वो कम होते हैं, काफ़ी कम होते हैं। तो ये फ्री होने चाहिए किससे, फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन, फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इनके जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होने चाहिए वो हमेशा लो होने चाहिए। बिकॉज रीज़न क्या है कि जब हीटिंग आप प्रोड्यूस कर रहे हो देन उस समय ऐसा ना हो कि उस हाई टेम्परेचर के कारण पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा या नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होने के कारण उनके रेजिस्टेंस बढ़ या घट जाएँ। तो ये हमेशा ध्यान देना है कि नॉर्मली हम ऐसे ही मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे जिनकी रजिस्टिविटी हाई हो, मेल्टिंग पॉइंट हाई हो, फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन हो और उसके साथ साथ उनके लो टेम्परेचर कोफिशिएंट हो, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप कि जो हीटिंग एलिमेंट है, ये हीटिंग एलिमेंट आपका नाइक्रोम है। ये क्या है बेटा, नाइक्रोम। ये यहाँ पे नाइक्रोम है और उसके साथ साथ अगर देखें तो यहाँ पर हमने ग्रेफाइट का यूज़ किया है। तो हीटिंग एलिमेंट आपके नाइक्रोम के भी हो सकते हैं या ग्रेफाइट के भी हो सकते हैं, बट सबसे बेस्ट जो होता है वो आपका नाइक्रोम होता है। नाइक्रोम नॉर्मली एलॉय होता है निकल और क्रोमियम का, जिसमें हम अगर देखा जाए तो इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी कम हो जाता है और उसके साथ साथ ऑक्सीडेशन वगैरह भी कम है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है और हाई रजिस्टिविटी है। नाइक्रोम एलॉय होता है निकल और क्रोमियम का, जिसमें 80% निकल होता है और 20% क्रोमियम होता है। तो ये सारी चीज़ें बेटा आपको ध्यान में रखनी है। तो नाइक्रोम अगर देखा जाए तो नाइक्रोम के बारे में थोड़ी सी चीज़ें हम डिस्कस कर लें। क्या है नाइक्रोम में यार, नाइक्रोम में ये एलॉय है, नाइक्रोम एक एलॉय है। किसका एलॉय है, अगर देखा जाए निकल प्लस क्रोमियम का एलॉय है। निकल कितना है 80%, क्रोमियम कितना है 20%। उसके साथ साथ अगर देखें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट अगर नाइक्रोम का देखें तो लगभग 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके साथ साथ नाइक्रोम का कलर की अगर बात करें तो नाइक्रोम का कलर क्या होता है, कलर की बात करें बेटा तो ये सिल्वर ग्रे कलर का होता है, सिल्वर ग्रे। नॉर्मली अगर देखा जाए तो सिल्वर ग्रे कलर का होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। बेसिकली बेस्ट सुटेबल मटेरियल इज़ नाइक्रोम। कलर कैसा है, सिल्वर ग्रे है। निकल और क्रोमियम का एलॉय है, 80% इसमें निकल होता है, 20% क्या है क्रोमियम है। मेल्टिंग पॉइंट 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसकी टेम्परेचर कोएफिशिएंट की बात करें तो इसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फ़ा होता है वो ऑलमोस्ट 0.00017 पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी क्या रहता है, कम रहता है। तो ये सारे की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं आपके हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम की। हीटर में कौन सा आप फिलामेंट यूज़ करोगे यार, नाइक्रोम का ही फिलामेंट यूज़ करते हो। तो चलिए आते हैं यहाँ पर अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी रजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, हाई। टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, लो। करेक्ट है, पहला सही है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन, तो ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे सारे करेक्ट हैं बेटा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। चलिए आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट
प्रोमिनेंट कॉज ऑफ फेलियर ऑफ हीटिंग एलिमेंट, मतलब हीटिंग एलिमेंट के फेलियर की सबसे प्रोमिनेंट कॉज कौन सा है, सबसे मेन कॉज क्या है ताकि जहाँ पे आपका हीटिंग एलिमेंट फेल हो जाता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर फेलियर ऑफ हीटिंग एलिमेंट्स। अगर बेटा हीटिंग एलिमेंट्स के फेलियर की बात करोगे तो बेसिकली कुछ ऐसे कारण हैं जहाँ पे आपके हीटिंग एलिमेंट्स फेल कर जाते हैं। कौन कौन से हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ हीटिंग एलिमेंट कौन कौन से कॉजेज यहाँ पे हैं। पहला अगर देखा जाए तो फॉर्मेशन ऑफ हॉट स्पॉट के फॉर्मेशन के कारण भी, फॉर्मेशन ऑफ हॉट स्पॉट के फॉर्मेशन के कारण अगर देखा जाए तो हीटिंग एलिमेंट्स आपके ब्रेक हो सकते हैं या फेल हो सकते हैं। दूसरा अगर देखें तो ऑक्सीडेशन एंड इंटरमिटेंट ऑपरेशन के कारण हो सकता है। ऑक्सीडेशन एंड बार बार जो आप इनका ऑपरेशन करते हैं तो इंटरमिटेंट यूज़ के कारण या इंटरमिटेंट ऑपरेशन के कारण भी हीटिंग एलिमेंट्स आपके फेल कर सकते हैं। इंटरमिटेंट ऑपरेशन। नेक्स्ट तीसरा अगर देखा जाए इनका कारण है कॉन्टामिनेशन और कोरोजन के कारण भी हो सकता है। अगर कोरोजन वगैरह आ गए या कॉन्टामिनेशन हो गया देन उसके कारण भी हीटिंग एलिमेंट ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कंटामिनेशन एंड कोरोजन। नेक्स्ट अगर देखा जाए यार चौथा इम्ब्रिटलमेंट के कारण भी हो सकता है। अगर आपका मटेरियल काफ़ी क्या है, ब्रिटल है, तो इम्ब्रिटलमेंट के कारण भी वो क्या हो सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं। तो यहाँ पे दीज आर द डिफरेंट कॉजेज फॉर द फेलियर ऑफ हीटिंग एलिमेंट्स। और वो क्या हो सकते हैं हीटिंग एलिमेंट के फेलियर के कॉज या कारण। हॉट स्पॉट का फॉर्मेशन हो जाए या ऑक्सीडेशन और इंटरमिटेंट ऑपरेशन हो जाए, कंटामिनेशन और करोजन के कारण या इम्ब्रिटलमेंट के कारण भी हीटिंग एलिमेंट्स ब्रेक हो सकते हैं। हालांकि ये तीनों कॉज बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं करते हैं। सबसे मेन प्रोमिनेंट जो है वो आपका फॉर्मेशन ऑफ हॉट स्पॉट है। अगर हॉट स्पॉट का फॉर्मेशन आपके हीटिंग एलिमेंट के अंदर हो जा रहा है तो वहाँ से वो हीटिंग एलिमेंट ब्रेक कर सकता है। तो दिस इज़ द प्रोमिनेंट कॉज। यही आपका क्या है, प्रोमिनेंट कॉज है, मेन कॉज है हीटिंग एलिमेंट के फेल होने का। तो आंसर ये भी सही है आपका, ये भी सही है, ये भी सही है, सारे ऑप्शन सही हैं, बट ऑप्शन डी इज़ द प्रोमिनेंट कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ हीटिंग एलिमेंट, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ हॉट स्पॉट। तो हॉट स्पॉट के फॉर्मेशन के कारण अगर देखा जाए तो हीटिंग एलिमेंट्स आपके ब्रेक कर सकते हैं और ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट कॉज है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यार, अगला क्वेश्चन कह रहा है द बेस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर द हीटिंग एलिमेंट इज। तो हमने आपको बता दिया कि हीटिंग एलिमेंट के लिए अगर बेस्ट सुटेबल मटेरियल की बात करें तो वो क्या है यार, नाइक्रोम है। नाइक्रोम अगर देखा जाए तो क्या है, एलॉय है। एलॉय किसका है, अगर देखा जाए निकल प्लस क्रोमियम का। निकल की परसेंटेज कितनी है, 80%। क्रोमियम कितना है यार, 20%। इसका अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो कितना है, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम बात करें इसके टेम्परेचर कॉफिशिएंट की तो कितना है, 0.00017 पर डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट अगर देखा जाए इस नाइक्रोम का कलर कैसा होता है, तो कलर अगर हम देखें तो सिल्वर ग्रे कलर होता है, सिल्वर ग्रे कलर होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको नाइक्रोम से रिलेटेड ध्यान में रखनी है। और नाइक्रोम का इस्तेमाल हम लगभग 12 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीटिंग के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हाई आपको हीटिंग करनी है और ज़्यादा टेम्परेचर की तो वहाँ पर आप ग्रेफाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर हम नॉर्मली क्या कर सकते हैं, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी हीटिंग कर सकते हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा यार, टंगस्टन। नॉर्मली ये आपके कार्बन फिलामेंट लैंप्स में यूज़ होते हैं। अगर हम बात करें टंगस्टन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है यार, ये आपके कार्बन फिलामेंट लैंप में नहीं, हैलोजन लैंप में यूज़ होते हैं, या उसके साथ साथ इनकैंडेसेंट लैंप। तो दिस इज़ यूज्ड इन द फिलामेंट ऑफ हैलोजन और इनकैंडेसेंट लैंप। तो जो भी आपके फिलामेंट होते हैं हैलोजन या इनकैंडेसेंट लैंप के, वो किसके बने होते हैं यार, टंगस्टन के बने होते हैं। नाइक्रोम अगर देखा जाए तो यही आपका आंसर है, दिस इज़ द बेस्ट सुटेबल मटेरियल। हीटर के फिलामेंट्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, हीटर फिलामेंट नाइक्रोम के बने होते हैं।
उसके साथ साथ अगर देखा जाए मैग्नीन का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं यार? मैग्नीन अगर देखा जाए तो मैग्नीन का कंपोजिशन किसका है? कॉपर का है, मैग्नीज का है और निकिल का है। कॉपर कितना 86% होता है, मैग्नीज कितना होता है 12% होता है, निकिल कितना होता है 2% होता है। सारी चीज़ों को याद रखना है यार। और मैग्नीन नॉर्मली अगर देखा जाए तो कहाँ पे यूज़ होता है? तो स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस किसके बने होते हैं? मैग्नीन के बने होते हैं। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो डिफरेंट जगहों पे स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस किसके बने होते हैं? मैग्नीन के बने होते हैं। डीसी इंस्ट्रूमेंट में आप यूज़ कर सकते हो मैग्नीन, एज अ ओमीटर शंट की तरह यूज़ कर सकते हैं मैग्नीन को। कार्बन नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये कार्बन की इलेक्ट्रोड्स वगैरह कार्बन आर्क लैम्प में बने होते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज बेस्ट सुटेबल आंसर इज नाइक्रोम। तो नाइक्रोम आपके यूज़ होंगे कहाँ पे? हीटर एलिमेंट में। और नाइक्रोम को मेल्टिंग पॉइंट 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, अल्फ़ा 0.0017, कहीं कहीं पे 0.0004 भी लिखा हुआ है, बट कंफ्यूज मत होना। सिल्वर ग्रे कलर होता है, 80% निकल होता है, 20% क्रोमियम होता है। ग्रेफाइट 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन डोमेस्टिक केक बेकिंग ओवन टेम्परेचर इज़ कंट्रोल्ड बाई। नॉर्मली जो डोमेस्टिक केक बेकिंग ओवन होता है उसमें हम टेम्परेचर किसके द्वारा कंट्रोल करते हैं? तो नॉर्मली जो टेम्परेचर हम कंट्रोल करते हैं वो हमेशा थर्मोस्टेट टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट से करते हैं। थर्मोस्टेट टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट, टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट। तो हमारे पास एक थर्मोस्टेट टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट होता है जिसकी मदद से, थर्मोस्टेट की मदद से हम क्या करते हैं? जो भी हमारे डोमेस्टिक केक बेकिंग ओवन होता है उसमें टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पे सीरीज़ पैरेलल ऑपरेशन नहीं होगा, थर्मोकपल नहीं होगा बेटा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा थर्मोस्टेट। आंसर है वोल्टेज वेरिएशन नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्मोस्टेट। जैसे आपके ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयन होते हैं उसमें भी हम थर्मोस्टेट का इस्तेमाल करते हैं, जो नॉर्मली यूज़ होता है टेम्परेचर कंट्रोल के लिए फॉर डिफरेंट क्लॉथ्स। अलग अलग क्लॉथ्स के लिए अलग अलग टेम्परेचर कंट्रोल होता है और वहाँ पे हम थर्मोस्टेट की मदद से ही उन टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। क्लियर है? उसके साथ साथ अगर देखा जाए थर्मोस्टेट है क्या? बेसिकली इट इज़ अ बाई मेटेलिक स्ट्रिप होती है। थर्मोस्टेट कंट्रोल यूनिट जो है उसमें थर्मोस्टेट होता है, ठीक है। और नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये थर्मोस्टेट कहाँ पे यूज़ होते हैं? दीज आर यूज्ड इन कहाँ पे यूज़ होते हैं बेटा? ये आपके इलेक्ट्रिक आयन में यूज़ होते हैं थर्मोस्टेट, इलेक्ट्रिक आयन। उसके साथ साथ गीज़र में यूज़ होंगे और ओवन में यूज़ होंगे। तो इन सारे जगह पे हम थर्मोस्टेट का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली किस लिए यूज़ होगा? टेम्परेचर कंट्रोल के लिए यूज़ होता है। क्लियर है? थर्मोस्टेट टेम्परेचर कंट्रोल के लिए यूज़ होगा। कहाँ पे यूज़ होगा? इलेक्ट्रिक आयन, गीज़र और ओवन में यूज़ होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि मेन एप्लीकेशन ऑफ इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस इज़ टू मेल्ट। अगर किसी भी इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस में देखें तो इसका मेन एप्लीकेशन जो है वो किसको मेल्ट करने में होता है? आयरन के लिए, स्टील के लिए, नॉन फेरस मेटल के लिए, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन को समझने के पहले हमें ये समझना होगा कि यार आर्क हीटिंग होती क्या है और इसमें किस तरह से हम आर्क हीटिंग करते हैं। तो ये दो तरीके से की जाती है। डायरेक्ट आर्क फर्नेस होता है इसमें और इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आर्क हीटिंग के बारे में कि आर्क हीटिंग है क्या एक्चुअली। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि आर्क हीटिंग में हम हमेशा जो है आर्क की मदद से हीट करते हैं अपने चार्ज को, या जो भी हमें मटेरियल हीटअप करना है उसको हम विद द हेल्प ऑफ आर्क हीट करते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो दो तरह की आर्क हीटिंग हो सकती है। पहला जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट आर्क हीटिंग। डायरेक्ट आर्क हीटिंग क्या है? डायरेक्ट आर्क हीटिंग इसको हम समझते हैं। डायरेक्ट आर्क हीटिंग में हम नॉर्मली क्या करते हैं यार कि यहाँ पर जो हमारा चार्ज है या जो भी हमारा मॉल्टेन मेटल है उस यहाँ पर हमारे नॉर्मली क्या होते हैं? ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इन ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स पे हम हाई वोल्टेज करंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं और जैसे ही हम यहाँ पे करंट प्रोवाइड करते हैं तो ये मॉल्टेन मेटल के थ्रू भी एसी करंट पास होगी विद द हेल्प ऑफ एयर। और जैसे ही ये एयर के थ्रू यहाँ पर इसके अंदर पास होगी देन यहाँ पर हमेशा क्या होगा? हमेशा यहाँ पे एक आर्क प्रोड्यूस होगा और यही आर्क आपके जो भी मेटल्स वगैरह होंगे उनको मॉल्टेन कर देगा, उनको मेल्ट कर देगा।
देगा। तो नॉर्मली हम देखते हैं डायरेक्ट आर्क फर्नेस में हम क्या करते हैं, ये आपके सिंगल फेज भी हो सकते हैं या 3 फेज भी हो सकते हैं। डायरेक्ट आर्क हीटिंग में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डायरेक्ट आर्क फर्नेस की, ये आपके सिंगल फेज भी हो सकते हैं या 3 फेज भी हो सकते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें नॉर्मली जो भी हमारे ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इन ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स को और दूसरा अगर देखा जाए तो इसमें जो चार्ज है वो भी एक इलेक्ट्रोड की तरह ही वर्क करता है। तो नॉर्मली इनके थ्रू हम आर्क को प्रोड्यूस करते हैं और जैसे ही आर्क प्रोड्यूस होगा ये इस मेटल को मोल्ड कर देगा। क्लियर है। यहीं पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लाइनिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये रिफ्रैक्टरी लाइनिंग है, रेड कलर से आप देख पा रहे हैं। तो नॉर्मली जो स्टील शेल होते हैं इसी स्टील शेल के इनर सरफेस पे हमने क्या किया है, रिफ्रैक्टरी लाइनिंग की कोटिंग कर दी है और ये नॉर्मली हीट लॉस को प्रोटेक्ट करता है। मतलब जो भी आपके हीट प्रोड्यूस हो रहे हैं उस हीट को ड्यू टू आर्क उसके लॉस का प्रिवेंशन करता है ताकि हीट का लॉस ना होने पाए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रिफ्रैक्टिव लाइनिंग का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो हम नॉर्मली एसिड और बेस की रिफ्रैक्टिव लाइनिंग की कोटिंग कर देते हैं ऑन द इनर सरफेस ऑफ द जो भी स्टील शेल है। और जैसे ही आप उसकी कोटिंग कर देंगे देन अब जो भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसका लॉस कम से कम होगा, वो प्रोटेक्ट करेगा हीट लॉस को। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। डायरेक्ट आर्क हीटिंग में इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर रिफाइनिंग एंड मेकिंग एलॉय स्टील। उसके साथ साथ अगर देखा जाए एंड मेल्टिंग सिंपल, अगर देखा जाए तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो यहाँ पर डायरेक्ट आर्क हीटिंग का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, जो भी एलॉय स्टील वगैरह आ रही हैं उनकी रिफाइनिंग और उनके मेकिंग में करते हैं। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूस स्टीयरिंग एक्शन होता है। मतलब बार बार अगर देखा जाए तो कॉन्टिन्यूसली आपके जो भी मॉल्टेन स्टील है या जो भी आपके मॉल्टेन चार्ज हैं वो सारे के सारे कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, स्टीयर करते हैं, रोटेट करते हैं, घूमते रहते हैं। इसके कारण अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक यूनिफॉर्म प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म प्रोडक्ट इज ऑब्टेन uniform product is obtained due to continuous stirring action तो डायरेक्ट हीटिंग में अगर देखा जाए तो कॉन्टिन्यूस स्टीयरिंग एक्शन के कारण एक यूनिफॉर्म प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो कहाँ यूज़ करेंगे इसको यूज़ करेंगे स्टील एलॉय की रिफाइनिंग और मेकिंग में, सिंगल फेज़ और 3 फेज़ दोनों पे यूज़ कर सकते हैं। एंड डायरेक्ट आर्क हीटिंग है, इसमें नॉर्मली जो दूसरा इलेक्ट्रोड है वो आपके चार्ज ही इलेक्ट्रोड की तरह काम करते हैं। क्लियर है बेटा। चलिए दूसरा अगर मेथड देखें तो दूसरा मेथड हमारा है इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग, इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस। तो आप देख सकते हैं दूसरा आपका इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस है। तो इसमें नॉर्मली हम क्या करते हैं कि चार्ज को अब हम इनडायरेक्टली क्या करते हैं, हीट अप करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 2 ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड होते हैं। इन इलेक्ट्रोड्स को पहले हम काफ़ी एक दूसरे के पास ले आके टच कराते हैं और फिर जैसे ही इनको हम सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे एक मिनिमम एयर गैप आएगा जिसके कारण काफ़ी हाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाता है, जो कि उनके पार्टिकल्स, उनके बीच जो एयर पार्टिकल्स हैं उनको आयनाइज करेगा और आर्क प्रोड्यूस कर देता है। और इसी आर्क से हीट का डेवलपमेंट होता है और ये हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा विद द रेडिएशन और कन्वेक्शन और इस चार्ज को अब वो हीट अप कर देगा। तो यहाँ पे सिंपल क्या है कि दोनों इलेक्ट्रोड को हम एक दूसरे के पास लेके आते हैं, फिर सेपरेट करते हैं, देन उसके कारण एक स्मॉल एयर गैप क्रिएट होता है जिसके कारण हाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाता है, जो कि उसके एयर पार्टिकल्स को आयनाइज कर देगा और आर्क प्रोड्यूस कर देता है। और यही आर्क हीट प्रोड्यूस करेगी एंड दिस हीट इज ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्शन एज वेल एज रेडिएशन टू हीट अप द चार्ज। क्लियर है। तो ये कहलाएगा आपका इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग। और नॉर्मली अगर देखा जाए इट इज़ यूज्ड इन ओनली इन सिंगल फेज। और नॉर्मली अगर देखा जाए तो इसका इस्तेमाल हम किस में करेंगे, वाइडली यूज्ड फॉर मेल्टिंग ऑफ non-ferrous
मेटल, मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बता दिया कि नॉन फेरस मेटल क्या हो सकते हैं, जो कि आपके नॉन आयरन बेस्ड मेटल होते हैं यार, जैसे कि आपका ब्रास हो सकता है, कॉपर हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, या इनके एलॉय हो सकते हैं। ये सारे के सारे नॉन फेरस मटेरियल हैं। तो अगर आपको स्टील वगैरह की मेकिंग करनी है या उनकी रिफाइनिंग करनी है तो वहाँ पर हम डायरेक्ट आर्क फर्नेस का इस्तेमाल करते हैं। बट नॉन फेरस मेटल की हीटिंग करनी है या मेल्टिंग करनी है देन वहाँ पर हम हमेशा इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो कोई भी स्टीयरिंग एक्शन नहीं होता है, नो स्टीयरिंग एक्शन, यहाँ पे कोई भी स्टीयरिंग एक्शन नहीं होगा। और अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोड कैसे होते हैं, तो इलेक्ट्रोड कार्बन या ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे यूज़ होते हैं, कार्बन या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं। क्लियर है? तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस में ओनली सिंगल फेज, वाइडली यूज फॉर मेल्टिंग ऑफ नॉन फेरस मेटल, कोई भी स्टीयरिंग एक्शन नहीं होता है, कार्बन या ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर होते हैं। तो इस सारे के सारे पॉइंट्स आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे बेटा। तो एक बार फटाफट इन सारी चीज़ों का रिवीजन कर लेते हैं कि आज की क्लासेस में हमने क्या डिस्कस किया। तो आज की क्लासेस में बेसिकली हमने पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग का कंप्लीट डिस्कशन किया है, जिसमें हमने डिस्कस किया कि मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र 3 तरह के होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन नॉर्मली ऑकर होता है इंटरमॉलिक्यूलर हीट इंटरेक्शन के कारण। यहाँ पर जो हीट के कैरियर होते हैं या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं या ड्यू टू लैटिस वाइब्रेशन हो सकता है। जैसे किसी भी लोहे की रॉड के एक एंड को गर्म करोगे, वहाँ पे हीट दूसरे एंड पे ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये कंडक्शन के कारण होता है। यहाँ फोरियर्स लॉ लगेगा ऑफ हीट कंडक्शन, हीट फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर ग्रेडियंट के। कन्वेक्शन की बात करें तो हीट ट्रांसफ़र होता है बाय द बल्क मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन द फ्लूइड। इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यूज़ होती है और नॉर्मली हीट जो ट्रांसफ़र होता है फ्लूइड में वो मोस्टली कन्वेक्शन के थ्रू ही होता है। जैसे ट्रांसफॉर्मर ऑयल में हीट ट्रांसफ़र होता है वो हमेशा कन्वेक्शन के कारण, आइस की मेल्टिंग होती है कन्वेक्शन के कारण। रेडिएशन की अगर हम बात करें, रेडिएशन क्या है, तो इसमें हम बिना किसी एक्चुअल जो आपके मीडियम हैं उनको हीटअप किए हुए दो सरफेस के बीच में हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हम हीट का ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें स्टीफेंस लॉ लगता है, Q बराबर सिग्मा T⁴। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि नॉर्मली जो पावर फ्रीक्वेंसी मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग है वो दो तरह की है, पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग, हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग रेजिस्टेंस हीटिंग हो सकती है, आर्क हीटिंग हो सकती है, ये दोनों इनडायरेक्ट और डायरेक्ट हो सकते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग में दो तरह की हैं, इंडक्शन हीटिंग और डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। इंडक्शन हीटिंग इज हैविंग 2 टाइप्स, डायरेक्ट कोर टाइप और कोरलेस टाइप। नेक्स्ट अगर बात करें, हमने डिस्कस किया रेजिस्टेंस हीटिंग, ये दो तरह की हैं, डायरेक्ट रेजिस्टेंस और इनडायरेक्ट। जो मटेरियल आपको हीटअप करना है उसको हम एज अ रेजिस्टेंस वर्क करा देते हैं। वाटर हीटिंग में इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रोड बॉयलर में यूज़ होता है, साल्ट बाथ फर्नेस में फॉर हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील यूज़ करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमने इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग देखी, जैसे कि क्रीमेशन में हम इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का इस्तेमाल करते हैं, रेजिस्टेंस ओवन में यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ हीटिंग एलिमेंट मटेरियल। हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन होना चाहिए, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए। बेस्ट सूटेबल मटेरियल आपके नाइक्रोम होते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है उसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं, थर्मोस्टेट से कंट्रोल करते हैं। ये आपके इलेक्ट्रिक आयन गीज़र और ओवन में यूज़ होता है। मेन एप्लीकेशन इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस का क्या होता है, नॉर्मली इट इज़ यूज टू मेल्ट द नॉन फेरस मेटल। जितने भी नॉन फेरस मेटल हैं वहाँ पे हम इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आंसर इसका सी हो जाएगा। उसके साथ साथ आयरन या स्टील के एलॉय अगर देखें, इनकी रिफाइनिंग और मेकिंग के लिए हम यहाँ पर इन दोनों के लिए अगर देखा जाए तो डायरेक्ट आर्क फर्नेस का इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट आर्क फर्नेस का यूज़ करते हैं। क्लियर है बेटा? तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। तो चलिए मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए जोश और नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत